गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले, जैसे आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे के ऊपर। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे, किसी भी दिन को जब किसी बात का महत्व दिया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ खास बात रहती है कि इस दिन को इस डेट के लिए डेजिग्नेट कर दिया गया, ताकि वर्ल्ड डायबिटीज डे पे हम अपने पेशेंट्स को, हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, हम अपने कोलीग्स को एक ऐसा सुंदर मैसेज दे सकें कि इस दिन हम सब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल टीम, all the pharmaceutical world, all the companies whosoever are dealing with the diabetic products, they are there to take care of your health. मतलब कि हम सब आप जन के लिए, शुरू से लेके आपके हेड से लेके टो तक डायबिटीज के रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसके लिए हैं। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर का दिन एक इस बात के लिए डेजिग्नेट कर दिया गया कि इस दिन हम सब आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से एक मैसेज ऐसा कन्वे करना चाहेंगे कि जिसमें हम सब आपस में बात कर सकें, एक दूसरे से शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए आपस में इंटरेक्शन कर सकें और आपकी किसी भी क्वेरी को सॉर्ट आउट करते हुए आपको कुछ ऐसी ऐसी हेल्दी गाइडलाइंस के बारे में बता सके कि डायबिटीज को कैसे अर्ली प्रिवेंशन में लेके आना है, कैसे उससे बचना है और कैसे उससे अपने आप को ठीक करना है। दैट इज द महत्व ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे। I will just go through some of the slides, but most commonly I will go for the interactive session and the slides will just give us the lead कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके आधार पे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा अपने को बेनिफिट देने वाली है। स्लाइड्स प्लीज। खाने का और शुगर का आपस में डे वन से बहुत ज्यादा संबंध रहता है। हमारे कुछ खाने डेली लाइफ में ऐसे रहते हैं जिनसे हमें शुगर को कुछ महत्व ऐसा हो जाता है कि शुगर बढ़ जाती है, और कुछ खाने ऐसे रहते हैं कि कुछ शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो सारा एक हार्मोन है अपनी बॉडी में, उसको हम इंसुलिन बोलते हैं। वो जब भी इंसुलिन का लेवल बॉडी में डिस्टर्ब होता है, इंसुलिन की सिक्रीशन डिस्टर्ब होती है, उसके एक्शन में कुछ रिएक्शन आता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी शुगर डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा वो ऑर्गन जिसमें से इंसुलिन निकलता है, तो उसको हम पैंक्रियास बोलते हैं। पैंक्रियास में से कुछ सेल रहते हैं जिसमें से इंसुलिन निकलता है। क्योंकि ये वीडियो लाइव यूट्यूब पे जाने वाला है, बहुत से आम जन साधारण देखेंगे इसको, तो बड़ी सिंपल भाषा में हम इसको रखते हुए, पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जहां से हमारी इंसुलिन सिक्रीट होती है, जो हमारे ब्लड में जाके हमारे ग्लूकोज के लेवल को काबू करती है। मतलब कि हमारा मधुमेह या डायबिटीज काबू में रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो वेरियस काइंड ऑफ सेल्स जो जो शुगर में हमारी हेल्प करते हैं, जहां से इंसुलिन निकलती है, वो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल्स रहते हैं, और उनके हर एक सेल में से उनका अपना एक महत्व है हमारी शुगर को काबू करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अभी यह है कि ये इंसुलिन काम कैसे करती है। पैंक्रियाज ने इंसुलिन बना तो दी, लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारा वो खाना जब हमारे ब्लड में एंटर करता है तो वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इंसुलिन पैंक्रियास से सिक्रीट होती है, वो जब ब्लड में जाती है, जब उस दिन खाने ने अपनी शुगर बढ़ाई, तभी पैंक्रियास ने अपना इंसुलिन का लेवल बढ़ाया, दोनों ने सिंक्रोनाइज किया और हमारी शुगर को कन्वर्ट कर दिया, सो दैट दैट शुगर गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड वी आर एबल टू वर्क इट आउट। मतलब जो हमने खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, लेकिन साथ ही साथ भगवान ने हमें पैंक्रियास दे रखी है जिसमें से इंसुलिन सिक्रीट हुई, उसने अपने हार्मोन को रिलीज किया, उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड। तो कौन कौन सी हमारे जनरली शुगर की किस्में रहती हैं। वैसे तो शुगर की बहुत सारी किस्में रहती हैं, लेकिन जनरली एक आम परिभाषा में बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 एंड गेस्टेशन डायबिटीज। टाइप 1 जो हमारे शुरू से ही प्रेजेंट रहती है, जिसमें हमारे अंदर इंसुलिन की पूरी क्षमता नहीं रहती, या इंसुलिन किसी कारण से नहीं बन रही है, तो उसमें हमें बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इसमें इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी से या तो प्रोड्यूस नहीं हो रही या सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारी शुगर काबू नहीं आ रही। तो उसके बाद टाइप 2। टाइप 2 का मतलब हमारे जेनेटिक फैक्टर्स के साथ साथ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारी एक्सरसाइज की कमी, हमारे भोजन की वजह से माता पिता से शुगर को आ जाना,
हमारी उम्र 30 के 40 के ऊपर हो जाना, आजकल 30 के ऊपर भी टाइप 2 डायबिटीज आ रही है। इवन नाउ वी आर गेटिंग किड्स जिनमें टाइप 2 डायबिटीज आनी शुरू हो गई है। एंड हमारा जो वजन बढ़ता है वो भी एक कारण रहता है, और लैक ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। गेस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, वो हमारे शुगर के लेवल को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और वो जो हमारे 24 से 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे टेस्ट होते हैं उसमें पकड़ी जाती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसी है जो प्रेग्नेंट भी है लेकिन जिसके माता पिता को भी शुगर है, तो हमें 24 से 28 वीक्स पर जरूरत नहीं है वेट करने की, हम पहले भी टेस्ट करके उसके शुगर का पता लगा सकते हैं, तो कि उसकी शुगर इनिशियली ही काबू आ जाए और उसके बच्चे पे कोई असर नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये टाइप 1 डायबिटीज किसी भी एज में हो सकती है। पहले कहते थे कि यंग बच्चों को होती है और लेस देन 30 ईयर्स कॉमन है, लीन होना चाहिए बंदा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरीज आ रही हैं, even we are getting old age patients in which there can be, because of any autoimmune causes, because of some viruses, because of the COVID, or because of some other unknown factors, we are getting type 1 patients, type 2 patients जिसमें इंसुलिन उतनी नहीं है जो हमारी बॉडी में शुगर को काबू कर सके। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे जनरली हमारे पास आते हैं और जो बहुत ज्यादा ओवरवेट रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हैं, कॉर्पोरेट्स में जॉब करने वाले हैं या कुछ स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं, तो उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा आम बंदों से ज्यादा रहता है। टाइप 2 को हम गोलियों की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से, इंसुलिन की मदद से काबू कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 एक्सरसाइज एंड इंसुलिन हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन और डायबिटीज दोनों जब इकट्ठे काम करेंगे तो हमारा शुगर का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा आ जाएगा। तो उच्च अच्छे लेवल के साथ हमारे बहुत से सेल अच्छे तरीके से काम करेंगे, वो किसी भी ऐसे सेल पे असर नहीं करेंगे जिसके साथ हमारी शुगर का हमारे आईज, ब्रेन, हार्ट, किडनी, सेक्स ऑर्गन या पैरों पे असर आए। नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट आर द वेरियस रिस्क फैक्टर्स। जैसे हम रोज जीवन में काम करते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें अगर हमारा वजन बढ़ना शुरू हो गया, अगर हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव एक्सरसाइज नहीं है, 40 साल के ऊपर उम्र है, माता पिता में से किसी को शुगर है, या हमें प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हुई थी लेकिन उसके बाद वो वापस चली गई, या हमारा आईजीटी लेवल्स आ रहे हैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल आ रहे हैं, या हमारी कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स के लेवल बढ़े हुए हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमारा जीवन स्ट्रेस से भरा हुआ है, हम बहुत ज्यादा मेडिटेशन या अपने आप को कूल रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर द वेरियस रिस्क फैक्टर्स दैट कैन कॉज डायबिटीज। नेक्स्ट स्लाइड। साइन एंड सिम्टम की जब हम बात करते हैं ना, कोई भी साइन एंड सिम्टम जो आपको लगे कि मेरा ये पहले प्रेजेंट नहीं था लेकिन अभी मेरे शरीर में ऐसी कुछ तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं। जैसे हम सिर से शुरू करते हैं, मान लो बाल झड़ने शुरू हो गए, बाल ब्रिटल होने शुरू हो गए, आंखों में आपको लगा मेरी रोशनी कम हो गई, सारा दिन भूख लगती रहती है लेकिन खाने के बावजूद भी मैं थकेवा महसूस करता हूँ, थकावट रहती है, प्यास बढ़ रही है, उसके बावजूद भी मेरे को यूरिन बहुत ज्यादा बार आ रहा है, वजन कम होना शुरू हो गया, कोई इन्फेक्शन या चमड़ी की खारिश ऐसी हो गई जो जल्दी ठीक नहीं हो रही, सारा दिन मन चिड़चिड़ा सा रहता है, हाथों पैरों में सुन्नापन आ गया, बिना किसी कारण के नौजिया या वॉमिटिंग फील हो रही है। और इसके साथ जो यंग अडल्ट हैं उनको लगता है कि मेरी सेक्सुअल क्षमता पहले जैसी नहीं रही। तो ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं, चाहे जो बड़े सिम्टम्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, तो ये सब हमें शुगर की तरफ धकेलते हैं, तो ये शुगर के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि कहते हैं कि जब शुगर हमारे पास आ गई तो किसी और बीमारी की जरूरत नहीं है, कि शुगर ने अपने आप को हमें सबको इतनी कॉम्प्लिकेशन दे देनी है। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम एक डॉक्टरी भाषा में बात करें तो देर कैन बी सम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, देर कैन बी सम मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर मतलब हमारे शरीर की वो धमनियां जो बहुत छोटी छोटी रहती हैं, लेकिन जिसमें जब डैमेज हो जाता है, जब मैं आईज, ब्रेन और हार्ट की बात करता हूँ या गुर्दों की बात करता हूँ, ये सब वो ऑर्गन्स हैं। आईज में निगाह की कमी होते जाना, और अब भी बहुत सी बीमारियां आईज में आ जाती हैं जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। और उसके साथ ब्रेन में हमारे शरीर का मध्यम हो जाना, स्लो हो जाना, स्ट्रोक हो जाना। लेकिन हमारी नर्व्स का
इस लेवल तक डैमेज हो जाना कि हमें कोई चोट लग गई तो हमें अपना हाथ पीछे हटाने का भी मौका नहीं मिला, हमारा पैर वहां पे पड़ा रह गया और उसके ऊपर जख्म हो गया, और धीरे धीरे किडनी में से प्रोटीन निकलने शुरू हो जाना, और धीरे धीरे करके किडनी का फेलियर की तरफ चला जाना। ये सारे वो लक्षण हैं जिसमें हम ये कुछ डिस्कस करते हैं कि हमें शुगर जो है वो हमारी बढ़नी शुरू हो। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो हम रेटिनोपैथी और डायबिटीज की बात कर रहे थे ना, तो उसमें क्या है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपने आप को हमारी आंखों में एक लेयर्स के रूप में बनाना शुरू कर दिया। और वो लेयर्स के रूप में जब बना, तो पहले तो हमारी जो अंदर की देखने की क्षमता थी वो कम होने लगी, फिर उसमें आंख में प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, और अगर उसको नहीं ट्रीट करेंगे तो वो धीरे धीरे करके हमारी निगाह को खत्म कर देगा, हमारी आईसाइट को खत्म कर देगा, जिसको हम प्रोग्रेसिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पैरों को, एक पैर भगवान ने आपको इसलिए दिए हैं कि इन पे चल के अपनी सारी दुनिया देखनी है, और पैरों पे जब किसी भी तरह का कोई ड्राई स्किन हो जाता है, कोई उसके ऊपर क्रैक पड़ जाता है, कोई सुनापन आना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कोई अल्सर बन गया, काला होना शुरू हो गया, तो आपने उसका इतना ज्यादा ख्याल रखना है जितना अपने मुंह का ख्याल रखते हैं। द डिक्टम इज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फुट एज यू टेक केयर ऑफ योर फेस। मतलब पहले हम किडनी की बात कर रहे हैं, आईज की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो पैर भी हमारे एक ऐसे ऑर्गन हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा भी असर आएगा तो हमने भाग के अपने डॉक्टर के पास जाना है, ताकि हमें अपने डॉक्टर के साथ इस बात का एहसास हो कि हमारे पैर भी शुगर की तरफ चलते नहीं जा रहे, हमारे पैरों में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने बोला, किडनी में अगर सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है, किडनी से प्रोटीन जा रही हैं, सांस फूलना शुरू हो गया, हमारे शरीर में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो गए, तो ये सारे के सारे वो वाले हैं जिसमें हमें ये लगता है कि हमारा जो शुगर का लेवल है वो सारे का सारा किडनी की तरफ जा रहा है। इसके साथ ही कोई भी लक्षण आपको ऐसा लगे कि ये मेरे को पहले नहीं था, तो ये नया लक्षण जो है मेरे को अभी आ रहा है, मेरे सुबह उठा हूं तो मेरे आंखों के एक तरफ पूरा गोला बना हुआ है, सूजन बढ़ी हुई है, मेरे को रात को खराटे बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए, मेरी नींद उखड़ रही है, रात को सोते हुए मेरी टांगों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, ये सब भी शुगर के किडनी के ऊपर लक्षण का एक मात्र हो सकता है कि इससे कारण भी हमारी किडनी इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट स्लाइड। मैक्रोवेस्कुलर जैसे बात करते हैं, मैंने बात की थी, ब्रेन में अटैक होएगा शुगर का तो हम उसको स्ट्रोक बोलते हैं, हार्ट में होएगा तो हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और कभी ऐसा ना हो कि कभी हमारे पैरों में उसका क्लॉट हो जाए तो हमारे पैरों की सर्कुलेशन बंद हो जाए, और उसकी वजह से हमारे पैरों का फ्लो बंद हो जाए और हमारे पैर काले हो जाए, जिसको हम डायबिटिक गैंग्रीन बोलते हैं। तो ये सारे उसके, जो हमारी धमनियां हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं, उसमें जब बड़ा लेवल का क्लॉट आ जाता है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। डायबिटीज और हार्ट डिजीज में जैसे बात करेंगे, पहले आप 1 किलोमीटर चलते थे लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आती थी, आप जब चलने लगे, आपने थोड़ा सा चलना शुरू किया, आपको लगा मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, फिर आपको लगा मेरे को बेहोशी आनी शुरू हो गई, मैं डिजी हो गया, घबराहट हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा स्वेटिंग शुरू हो गई। ये धीरे धीरे करके ऐसे लक्षण हैं जो शुगर के कारण अगर बढ़ते जाते हैं तो हमारे ऊपर डायबिटीज के साथ हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। कभी बहुत ज्यादा छाती में दर्द हो और आपको शुगर है, तो आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट को हार्ट डिजीज होने का खतरा 2 से 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपके माता पिता में से किसी को डायबिटीज के साथ हार्ट डिजीज है तो वो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और सिंपल चेस्ट पेन को ऐसे नहीं मान लेना कि मेरे चेस्ट पेन है तो मेरे तेजाब बन गया, अपने डॉक्टर से, अपने नजदीक से आपने शुगर के लिए हार्ट डिजीज को एवेल्युएट करवाना है। नेक्स्ट स्लाइड। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जैसे हमने बात की कि पैरों पे चल के सारी दुनिया देखनी है, लेकिन अगर पैरों में सुन्नापन शुरू हो गया, पैरों में कांटे चुभने लग गए, पैरों में कीड़े जैसे फीलिंग आने शुरू हो गई, पैरों में धमनियां काली पड़ गई, रेडनेस आनी शुरू हो गई, तो ये शुगर करके आपके पैरों के ऊपर असर आ रहा है। इन बातों का शुगर के साथ संबंध है। लेकिन कई बार पेशेंट बोलता है मेरे पैरों ਨੂੰ तो कीड़ा छो गया जी, मेरे पैरों को किसी कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया। ऐसा नहीं होता। हमने उस सांप ने जो काटा है, अगर आपने देखा नहीं है, तो सबसे बड़ा जो कीड़ा है जो आपको काटता है,
सबसे बड़ा जो सांप काटता है वो है शुगर का सांप। मतलब शुगर आपके पैरों की तरफ चल रही है, जिसकी वजह से आपके पैर काले हो गए हैं, वहां पे जख्म बन गया है। तो कोई और सिंपल कीड़ा नहीं, शुगर का कीड़ा आपके पैरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उससे हमने जो लक्षण आने शुरू हुए हैं उसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो उसको हमने गंभीरता के साथ लेके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये क्या कि इनमें से कुछ भी आ गया तो इनको मैनेज कैसे करना। सबसे पहले जो हमारा एक रामबाण बोलते हैं कि हम अब अगर ये काम करेंगे तो जो हमारे सारे तरफ ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपने अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को उस लेवल पे लेके जाना है जिसको हम कहते हैं HbA1c। अगर आपका HbA1c 6.5 या उससे कम है तो इसका मतलब आपका शुगर का लेवल बहुत अच्छा कम हुआ है। लेकिन अगर आपका HbA1c 6.5 से बढ़ता चले जा रहा है, मान लीजिए हमारे ग्राफ में वो 8.5 से ऊपर आ गया, हम उसको कहते हैं वेरी पुअर कंट्रोल। तो उसको उसकी तरफ लाने की कोशिश करनी है। मतलब शुगर को इस लेवल पे काबू करना है कि हमारा ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो 3 मास का शुगर का काबू करने वाला टेस्ट है, वो धीरे धीरे करके उसको काबू कर ले। हमने खाना वो खाना है जिससे, इसको हेल्दी डाइट बोलते हैं। जो हमारा आटा है, मैदा है, जो हमारा फ्राइड फूड है, ब्रेड्स हैं, उनकी जगह पे अगर आपने मिक्स ग्रेन का आटा अगर आप ले रहे हैं अपने खाने में, वो आप बताएंगे हम आगे भी आपको कि क्या क्या खाना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का परहेज करना है, अपने पैरों को थोड़ा सा मॉइस्ट करके रखना है, अपने पैरों को बीच में देखते रहना है कि उसमें कोई भी जलन, खारिश या लाली तो नहीं आ रही। नंगे पैरी नहीं जाना है। बहुत से पेशेंट आते हैं, मैं गुरुद्वारा साहब गया था जी, मंदिर गया था, वहां का फर्श तत्ता था, गर्म था, तो वहां पे जब मैं गया हूँ तो मैं वापस आया हूँ तो मेरे पैरों के नीचे ऐसे उबल गया जैसे आलू उबल जाता है। तो उस जगह पे कोशिश ये करनी है, अगर बहुत ज्यादा गर्म फर्श है तो गर्मी के मौसम में उसको अवॉइड करना है। भगवान का बिल्कुल सम्मान करना है, लेकिन नजदीक जाके मत्था टेक के वापस आ जाना है। परिक्रमा में अगर बहुत गर्म है तो आपने उसका परहेज करना है। आपने प्रॉपर फिटिंग वाले शूज पाने हैं, अपने शूज के अंदर देखना है कि कोई कील, कोई कांटा तो नहीं पड़ा है। कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है अपने पैरों के ऊपर जो आपको इंडिकेटर ना हो। और आपने अपने पैरों का टेम्परेचर चेक करते रहना है कि मेरे पैर बहुत गर्म तो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन का लेवल तो नहीं बढ़ रहा। ये सब बातें हमें पैरों की केयर में मदद करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आपने आंखों के लिए सबसे पहले वही रामबाण, शुगर को बहुत ज्यादा काबू करना है। ब्लड ग्लूकोज की बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, ब्लड ग्लूकोज को ऐसे नहीं लेके जाना कि एक दिन शुगर 180 आ रही है, दूसरे दिन 500 आ रही है। फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करना है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल एक ऐसे लेवल पे लेके आना है कि वो डायरेक्टली हमें हमारी आंखों पे जाके बहुत ज्यादा असर ना करे, और हमारे शुगर का लेवल एक ऑप्टिमाइज ब्लड प्रेशर के साथ साथ ऑप्टिमाइज ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहे। और साथ में हमारा जो लिपिड लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो भी काबू रहे। कम से कम अगर आपको शुगर है पुरानी तो साल में एक बार, अगर आपके शुगर का असर आ रहा है आंखों के ऊपर, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जैसे आपके डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस किया हुआ है वैसे अपनी निगाह को और आंखों को चेक करवाना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हार्ट डिजीज को कैसे प्रिवेंट करेंगे अगर आपको शुगर है। फिर वही रामबाण, शुगर को बहुत ज्यादा काबू करना है, HbA1c को 6.5 के करीब लेके आना है, ब्लड प्रेशर लिपिड्स को काबू में रखना है। बहुत ज्यादा ओवरवेट हो अगर आप, तो अपने वेट को, वेट के फ्रेम्स होते हैं हमारी बॉडी के, उसको हम बोलते हैं लाइट फ्रेम, मीडियम फ्रेम और हैवी फ्रेम। आपने अपने बॉडी वेट को लाइट फ्रेम में लेके आना है, अपने जीवन को एक एक्सरसाइज पे रेगुलर लेवल पे लेके जाना है, आपने एक हेल्दी डाइट का चुनाव करना है, बहुत ज्यादा बीड़ी सिगरेट को अवॉइड करना है, और बिल्कुल एक हमारे ऊपर उस परवरदिगार की, उस भगवान की, उस वाहेगुरु की कृपा है तो उसका नाम लेना है। मतलब अपने आप को मेडिटेशन में इन्वॉल्व करना है ताकि आपको कोई भी स्ट्रेस ना आए। कम से कम आपने 10 से 15 मिनट डेली भगवान का नाम लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर मेडिटेशन करनी है। इन सभी बातों से आपका हार्ट का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, और आपका शुगर आपके हार्ट को असर पे नहीं लेके जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो किडनी की केयर कैसे करेंगे। सबसे पहले फिर रही वही रामबाण, शुगर के लेवल को, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, लिपिड्स के लेवल को और वेट के लेवल को काबू रखेंगे। तंबाकू बीड़ी सिगरेट का परहेज करेंगे। कभी भी आपको लग रहा है कि मेरे
पेरी ऑर्बिटल पफिनेस आ रही है, आंखों के तरफ एक चौगिरदा जो है, जहां आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे भी सूजन आनी शुरू हो गई। जब मैं पेशाब करता हूँ उसमें झाग आ रही है। जब मैं यूरिनल में देखता हूँ तो मेरा जो फ्लश का वो कमोड है उसमें झाग आ गई है सारी तरफ। और मेरे को सांस फूलना शुरू हो गया। आधी रात को खांसी आनी शुरू हो गई। जब मैं चलता हूँ तो मेरे पैर सूज जाते हैं। मेरा वर्किंग स्टेमिना वैसा पहले जैसा नहीं रहा। तो अपने अपने डॉक्टर के साथ जाके एक कन्वर्सेशन करनी है, परामर्श लेना है। कभी कभी क्या होता है कि शुगर के पेशेंट में जो आप दवाई खा रहे हो ना पहले, तो वही दवाई आपकी शुगर को कम करने लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवाई फिट ज्यादा आ गई। आपने अपने डॉक्टर्स के साथ जाके इस बात की कंसल्टेशन लेनी है, डॉक्टर साहब ये दवाई मेरे को शुगर काम कर रही थी, लेकिन कल काम करते वक्त ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा पसीना आ गया। शुगर कम होने के लक्षण क्या होते हैं? बैठे बैठे पसीना आ गया, त्रेली आ गई, घबराहट हो गई, शरीर ठंडा हो गया, एकदम से आपको ऐसा लगा कि मेरे को तो कुछ हो जाएगा। तो ये किडनी के लक्षण हो सकते हैं कि वही दवाई जो पहले आपका शुगर काबू कर रही थी, अब उसी दवाई से आपका शुगर कम होना शुरू हो गया। तो ये एक दिस कैन बी इनिशियल सिम्टम ऑफ द किडनी डिजीज। आपने अपने डॉक्टर से परामर्श लेना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी अगर हम इनको एक समराइज करें, तो अगर हम इन सभी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी, टाइट कंट्रोल कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, रेगुलर चेकअप, नो स्मोकिंग, डोंट स्मोक, नो स्मोकिंग। हमने आइज के लिए डॉक्टर साहब से परहेज करके क्या क्या परहेज हैं हमारी शुगर के, आंखों का चेकअप कब करवाना है। पैरों के लिए मैं फिर वही बात बोलूंगा, टेक केयर ऑफ योर फीट एज यू टेक केयर ऑफ योर फेस। अपने पैरों का इतना ख्याल रखना है जैसे आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं। अपनी चमड़ी का ऐसा ख्याल रखना है, अगर आपको लगता है कोई खारिश ऐसी आ रही है जो मेरी ठीक नहीं हो रही, लगातार हो रही है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। वो खारिश का सिम्टम भी आपकी शुगर का एक लक्षण हो सकता है। कई बार ना हम पास बैठे होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं तेरे दांतों में से स्मेल आनी शुरू होगी, तेरे मुंह से स्मेल आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, उस बात को सीरियसली लेके कि मेरा कोई पायोरिया तो नहीं शुरू हो गया, क्योंकि ये सब जो छोटी छोटी बातों के लक्षण हैं, दिस ऑल कैन बी डायबिटीज। कभी आपको लगता है मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूं, तो डू इट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सोशल अल्कोहलिक ड्रिंकर, नॉट कि बिंज ड्रिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपको शुगर है, साथ में लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, जिंदगी की लंबाई बढ़ानी है और जिंदगी की साथ ही क्वालिटी भी बढ़ानी है। अपने स्ट्रेस को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करना है कि लोग आपके पास आके बैठे तो आपको लगे यार ये बंदा तो इतना पॉजिटिव है, मैं इसके पास जाके फिर बैठूंगा। इस बंदे के पास बैठा तो मेरा स्ट्रेस का लेवल छू मंतर हो गया। आपने अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी में डेवलप करना है, बिकॉज दिस पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड यूर वाइब्रेंसी, यूर ऑसमनेस, जब आप औसम होते हो ना, अंदर से औसम होते हो, तो सब बंदे बोलेंगे कि यार तूने तो अपनी शुगर को भी काबू कर लिया और तूने मेरे को भी पॉजिटिव कर दिया। ऐसे तरीके से इसको मैनेज कर। नेक्स्ट स्लाइड। अभी कौन कौन से खाने और क्या क्या चीजें जो खाने में हमें हेल्प करेंगी शुगर के, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। बैलेंसिंग द डाइट, हम अपनी डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसका एक सिंपल सा मेथड रहता है, इसको प्लेट मेथड बोलते हैं। कि हमने अपनी, जब भी मैडम आपको खाना परोसते हैं, जब आप खुद खाना बनाते हैं, उसमें रॉ वेजिटेबल का जो एक मात्रा है वो एक 25% से आपकी प्लेट में से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आपके वेजिटेबल, आपका सैलड, आपका रायता, आपका खीरा, जिस क्षेत्र में तरह, वंगे, मूली, टमाटर जो भी मिलता है सैलड आपके क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देना है। आपकी प्रोटीन्स, दाल, स्प्राउट्स, नॉन वेज फूड के जो शौकीन हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर और कर्ड जो खाते हैं, वो उसका 25%। आपकी कुक्ड वेजिटेबल्स, सब्जी, तरकारी, भाजी 25%। और कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब रोटी फुल्का राइस पुलाव। लेकिन ये रोटी फुल्का राइस पुलाव किसका बना होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कि ये टोटल जरूरी नहीं है कि हम गेहूं ही इस्तेमाल करें, हम इसमें भी बहुत तरह के आटे की बात करेंगे, वो भी अभी बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपने होल ग्रेन, होल ग्रेन में अब जो आपके क्षेत्र में गेहूं के अलावा आपको बेसन मिल रहा है, आपको ओट्स मिल रहे हैं, सोयाबीन मिल रहा है, ये कुछ आटे ऐसे होते हैं, अगर नहीं है तो आपने सिंपल 50% गेहूं ले लेनी है, 50% उसमें बेसन मिक्स कर देना है। आपको लगा मेरी गट उसको डाइजेस्ट करने शुरू हो गई, जो 50% गेहूं है उसमें से 25% आपने जौ डाल लेनी है। मतलब 25% जौ हो गए, 25% गेहूं होगी, 50% बेसन हो गया। आपको लगता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ,
जो लास्ट वाला 50% है ना बेसन, उसको 25% बेसन 25% सोयाबीन डाल देंगे। मतलब कि हम 2 से लेके 5 तरह के आटे मिक्स कर सकते हैं, जिसमें हम गेहूं का आटा, बेसन जिसको ग्राम फ्लोर बोलते हैं, अपने ओट्स का आटा हो गया, सोयाबीन हो गया और जौ हो गए। इन आटों को जब आप मिक्स करके चलेंगे, आपका ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स चेंज हो जाएगा और आपकी शुगर और अच्छी काबू आ जाएगी। हेल्दी डाइट्स में हेल्दी फैट्स चूज करनी है। आपने बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस का परहेज करना है, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक और जूसेस नहीं लेने हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको नॉनवेज अच्छा लगता है, तो उसमें आपने रेड मीट को और प्रोसेस मीट को लिमिटेड करना है। पोल्ट्री में फिश ले सकते हैं, लेकिन उसको भी ग्रिल करके, कढ़ाई में से तले हुए और पकौड़े खाने की जगह पे अगर आप ग्रिल फिश ले रहे हैं तो उसमें कैलोरी थोड़ी कम रहेंगी। और उसके साथ ही डाइट वो लेनी है जो आपके मन को अच्छी लगे, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज ना हो। जैसे ब्राउनीज, केक्स, कैंडीज। जो बहुत ज्यादा ब्राउनीज और केक्स और कैंडीज हैं, इनमें बहुत हैवी कैलोरी रहती है, उनका परहेज करना है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने अभी बताया, राइस अगर आप ले, आप कुछ क्षेत्र में हिंदुस्तान में राइस मिलते हैं, तो ब्राउन राइस, ओट्स और बासमती, उनकी मात्रा हम देख सकते हैं। ब्रेड को या व्हाइट ब्रेड को एंड पे रखा है, तो उसके ऊपर ब्राउन राइस ओट्स रखे हैं। और जिस जगह पे जो जो अवेलेबल है, आपने होल व्हील ब्रेड, अगर ब्रेड लेनी है तो होल व्हील ब्रेड, होल व्हीट फ्लोर। लेकिन जो 5 मैंने अनाज पहले डिस्कस किए हैं, दे कैन बी योर चॉइसेस डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट, सो दैट आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट स्लाइड। तो कौन कौन से हाई फाइबर फूड अपने को हेल्प करेंगे? बिकॉज फाइबर फिल्स यू अप। फाइबर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, बीन्स, लेग्यूम एंड नट्स। आपने अपने खाने में, अगर हम सैलड की बात करें, जो मैडम आपको खाना परोसते हैं, जब आप खाना खुद बनाते हैं, अपने में फ्रूट और सैलड की मात्रा बढ़ा दीजिए, ताकि उससे आपका पेट भर जाए और आपको जो बाकी का खाना है, जिसमें गेहूं या कनक, आटा और मैदा, उसकी मात्रा कम हो जाए, ब्रेड्स की मात्रा कम हो जाए। और अपने बीन्स, लेग्यूम, जिसमें बीन्स, बीन्स का मतलब क्या है कि हम उसमें स्प्राउट्स लेते हुए पुंगरी हुई दालें ले सकते हैं। हम उसमें मक्का यूज कर सकते हैं, राजमा यूज कर सकते हैं, हम उसमें छोलिया यूज कर सकते हैं। जो रूटीन में अवेलेबल रहता है आपके इलाके में, उसको कच्चे की मात्रा या उसको पका के मात्रा उसकी आप ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। धीरे धीरे चबा के खाना है, ताकि एकदम से शुगर की स्पाइक्स ना आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि कितना फ्रूट हम ले सकते हैं। बहुत से, एक सिंपल सी बात है, 70 to 100 ग्राम्स ऑफ फूड पर 24 आवर्स। और उसमें भी जो फ्रूट आपने लेना है, सेब, नाशपाती, केला, अमरूद, जो बहुत मीठा ना हो, लेकिन अगर मीठा भी है तो भी ले सकते हैं अगर आपकी शुगर काबू आ रही है। लेकिन जो बाकी के फ्रूट्स हैं, आपने आम भी ले सकते हैं, अंगूर भी ले सकते हैं, अनार भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी फ्रूट लेना है, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना हाई नहीं होता। ये रिकमेंडेड फ्रूट है, सेब, नाशपाती, खरबूजा, मतीरा, पपीता। लेकिन ऑल अदर फ्रूट्स यू कैन टेक पपाया, यू कैन टेक आम, अंगूर, अनार, केला, चीकू भी खा सकते हैं, अगर आपका शुगर का लेवल अच्छा आ रहा है। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा जूसेस नहीं लेने आपने, जो डब्बा पैक जूसेस है उसका परहेज करना है। यू कैन टेक एवरी फ्रूट विद योर मील। फ्रूट की जो मात्रा है, वो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। एक टाइम की मात्रा 70 से 100 ग्राम तक रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे हमने डिस्कस किया पहले, इतना फ्रूट आप खा सकते हैं, जो भी आपकी पसंद का फ्रूट है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हेल्दी स्नैक्स में हम जो अपने ड्राई फ्रूट रहते हैं, उनकी मात्रा थोड़ी सी कम रखते हुए 20 से 25 ग्राम, फ्रेश फ्रूट 70 से 100 ग्राम, होल व्हीट जो क्रैकर्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें फाइबर्स अच्छे रहते हैं, 1 से लेके 2 एग्स पर 24 आवर्स। और लो फैट प्लेन योगर्ट, दैट कैन बी अप टू योर चॉइस। अगर आपको 1 कप पसंद है, 1.5 से 2 कप पसंद है, यू कैन एड योर फूड एंड स्नैक्स। नेक्स्ट स्लाइड। तो डाइटरी गाइडलाइंस फॉर डायबिटिक पेशेंट क्या रहती है? हमने प्रोटीन फूड्स को इंक्रीज करना है। सीधा दूध ही नहीं पीते पीते रहना, हमने दूध और उसके बने हुए प्रोडक्ट्स, चिकन, एग, स्प्राउट्स, दाल, नॉनवेज फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखेंगे, जिसमें हमने ब्राउनीज, केक्स को कम किया है। लेकिन
अगर आपका दिल कर रहा है मैंने ब्राउन राइस लेने हैं, तो स्वीट पोटैटो लेना है, पोटैटो लेना है, ले सकते हैं थोड़ी सी कम मात्रा में। लेकिन अगर आपने राइस या पोहा और सूजी आपका दिल कर रहा है, उसको उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं 70 to 100 ग्राम्स पर 24 आवर्स। और अगर आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, उसका कोई मात्रा नहीं है, अपनी समर्था के अनुसार आप ले सकते हैं। 1 से 2 फ्रूट ले सकते हैं, नट्स को ऐड कर सकते हैं। अपने खाने में कुकिंग ऑयल की मात्रा लिमिटेड करनी है, और कुकिंग ऑयल में भी कम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज कर सकते हैं आप। जो शुगर है, गुड़ है, शहद है, कई बार पेशेंट पूछते हैं सर हम इसकी जगह शक्कर यूज कर लें। ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। चाहे आप चीनी ले रहे हैं, चाहे गुड़ ले रहे हैं, चाहे शहद ले रहे हैं, चाहे शक्कर है, ये सब एक दूसरे के भाई बहन है। तो इनकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं लेनी है कि एकदम से जाके शुगर की स्पाइक आ जाए। आप इनकी मात्रा 1 to 2 टीस्पूनफुल इन 24 आवर्स इन योर टी, इन योर, जो आप भी खाना यूज करना चाहते हैं, तो इससे कम रखेंगे मात्रा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन अपने स्वाद अनुसार और अपनी सेहत के अनुसार आपके शुगर का लेवल क्या है उस हिसाब से यूज करनी है। अपनी प्लेट में मेथड को यूज करना है। 1/4 ऑफ प्लेट इज रॉ वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट स्लाइड। वेट मैनेजमेंट के लिए आपने कभी भी जब आपको अपना दिन शुरू करना है, तो अगर सिंपल सी बात है, आपने अपने खाने को काबू कर लिया, आपने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया, स्मॉल प्लेट मेथड यूज किए, उसके साथ क्या किया आपने, अपनी कैलोरीज को बैलेंस कर लिया, तो आपका वेट मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। इवन आप जो ब्रश भी करते हैं ना सुबह, उसको भी चलते हुए कर सकते हैं। अपने मित्र से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो चल के कीजिए ना। मित्र को कौन सा पता चल रहा है कि आप बेड पे बैठे हुए हैं या कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो मित्र से बात करते हुए चल के कीजिए। वो आपकी एक्सरसाइज का भी काम करेगा, वो आपकी कैलोरीज को भी कम करेगा। मतलब किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपके जीवन शैली को बदल के आपकी वेट मैनेज का टिप का काम करेगी। लेकिन उसमें अपने जो हेल्थियर चॉइसेस है, हाई फाइबर डाइट को चूज करते हुए, फ्रूट्स को बढ़ा के, ऑयल्स की मात्रा में ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल को यूज करते हुए आपने कैलोरीज को रेगुलेट करना है। और खाना ऐसा खाना है कि एकदम से जाके वो शुगर की स्पाइक को ना बढ़ाए। मतलब आपने कुछ भी खाना जो आपको लगता है कि वो लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट्स हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स हैं, जो मेरे खाने में जाके शुगर को बढ़ा सकते हैं, उन पे ऊपर थोड़ी सी निगाह रखनी। नेक्स्ट स्लाइड। तो इनिशियली जैसे हमने किया, अपने अपने आप को, चाहे कार्डियो आपको अच्छी लगती है, जिम अच्छा लगता है, योगा अच्छा लगता है, एक्सरसाइज शुरू करिए। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। 5 से 10 मिनट की शुरुआत करते हुए 5 5 मिनट ऐड करिए। अगर आप आज 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, कल 10 मिनट, 15 मिनट करिए। द टारगेट इज टू गो फॉर 40 मिनट्स पर डे, और वी कैन गो फॉर 120 to 200 मिनट्स पर वीक। लेकिन आप कितनी अग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे को एक्सरसाइज नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को मोटिवेट करना है। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अपने घर से निकलना है, तो अपने साथ एक छोटी पानी की बोतल और कैंडीज या शुगर रख के निकलनी है। क्योंकि शुगर वाले पेशेंट की, अगर आपने किसी मीटिंग में बिजी हैं, आपने अपनी दवा खा रखी है लेकिन आपको खाने को नहीं मिला, किसी भी तरह का शुगर कम होने का लक्षण आता है, पसीना, घबराहट, त्रेली, दिल डूबना, आपकी टांगों का खुसना, शरीर का ठंडा हो जाना, हाथ कांपने, सामने धुंधलापन आ जाना, वो शुगर कम होने के लक्षण है। तो आपने जो आपके पास इमरजेंसी शुगर है, उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज एक सिंपल वॉकिंग से लेके तैराकी, साइकिलिंग और एक्सर्शनल एक्सरसाइज तक, जो भी गेम जब प्ले अप करते हैं, वो सारा ही हमें कैलोरीज देता है, जो हमारी शुगर को काबू में रखने में हेल्प करता है। यू कैन चूज योर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। आपका टाइम शेड्यूल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो मैंने बातें की, बहुत ज्यादा ड्रिंक और स्मोक को अवॉइड करना है, स्ट्रेस को जीवन में से निकाल फेंकना है, और बीड़ी सिगरेट का अपनी जिंदगी में कोई काम। सिंपल सी बातें हैं, इनसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, और एक लंबा और सेहतमंद जीवन पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब आपके, हम बात करते हैं, मैं सिंपल एक बात करता हूं, ABCD का ख्याल रखिए। ए मतलब A1C 6.5 के नीचे, बी मतलब ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर, सी मतलब कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स का लेवल,
डी मतलब डाइट, ई मतलब एक्सरसाइज। इसी तरह आपने आई स्पेशलिस्ट के पास, दांतों वाले डॉक्टर साहब के पास अपने पैरों का ख्याल रखते हुए, अपनी एक्सरसाइज करते हुए, जो खा रहे हैं उसका पता हो आपको, और अपने डॉक्टर से एक साधारण नियमित परामर्श के साथ रहिए, सो डैट आप अपनी ABCD को काबू रखें। आप अपने डॉक्टर के साथ टच में रहें, अपने परिवार के साथ जिंदगी को एंजॉय करें। नेक्स्ट स्लाइड। जो चीजें नहीं करनी है, अगर आपको शुगर हो गई है तो इसमें डरने वाली बात है कि मेरे को शुगर होगी। आप इसको काबू रख सकते हैं। किसी भी तरह की क्रैश डाइट, एकदम से कीटो डाइट पे जाने की कोशिश मत करना, नहीं करनी चाहिए अपने आप को। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये फूड मैं खाऊंगा तो मेरे को ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने आप को सजा नहीं देनी है, हमने अपने आप को एक हेल्दी लिविंग फूड स्टाइल में लेके जाना है। सब कुछ एंजॉय करेंगे, धीमे धीमे करके एंजॉय करेंगे, सो डैट हम अपने आप को ऑप्टिमिज्म में लेते हुए अपने आप को इस शरीर में जो हमें भगवान ने देके भेजा है, जो हम खा रहे हैं उसको देख के खाना है, चलते हुए खाना है, चलते हुए बात करनी है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करना है। और आपकी जिंदगी में निराशा नाम का शब्द ही नहीं होना चाहिए। और अपने आप को किसी भी बात के लिए ब्लेम करने से देखते हैं, उस भगवान के अंश हैं जिसने हमें इसलिए भेजा है कि हम सबसे अच्छे कर्म यहाँ पे करने के लिए आए। और अपने आप को मेडिटेशन में इन्वॉल्व करते हुए आपको लगता है कुछ होगा, तो हम सब मेडिकल मेडिकल डॉक्टर्स आप सबकी हेल्प के लिए हैं। यू कैन ड्रॉप अस ए मैसेज। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे मेरी तरफ से आप सबके लिए एक ये मतलब परामर्श रहेगा कि आपने A for A1C, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डाइट, E फॉर एक्सरसाइज, इन सबको करते हुए, एंड F फॉर फूड, हर चीज पे निगाह रखिए। सिर्फ ABCDEF को काबू करना है और हम स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत सी शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के ऊपर मैं डॉक्टर सोडी कार्डियो डायबिटिक हॉस्पिटल मोगा और अपनी मेडिकल टीम की तरफ से आप सबको एक हेल्दी जीवन और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करता हुआ अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो हिंदुस्तान के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपने अपनी जो शुगर की पूरी मेडिसिन है वो साथ में लेके जानी है। अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, आपने इंसुलिन का टीका भी साथ में लेके जाना है और अपना ग्लूकोमीटर भी साथ में लेके जाना है। लेकिन अगर अगला सवाल ये आता है कि सर मैं इंसुलिन कैसे कैरी करूंगा, तो उसमें हमारे पास किसी भी तरह की आपको अगर लगे तो इंसुलिन कैरिंग किट्स मिल जाती हैं, जिसमें इंसुलिन का पैक रहता है, बर्फ का पैक रहता है। अगर नहीं भी है तो आपने किचन में जाना है, एक छोटा टिफिन लेना है, उसमें एक में बर्फ डाल लेनी है, एक में इंसुलिन डाल लेनी है, उसको कैरी करेंगे। 6 से 8 घंटे तक वो आपका काम कर जाएगा। और उस 6 से 8 घंटे में यहाँ भी आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा, वहां जाके आपने उसको आइस पैक को दोबारा रिफिल कर लेना है। और कभी भी ट्रेवल करते हुए आपने अपनी पॉकेट में कैंडीज जरूर रखनी है, ताकि आपको लगे मैंने प्रॉपर खाना खाने के बाद अगर मेरा खाना खाने का समय कुछ गुम हो गया है, बीच में से निकल गया है, तो मेरी शुगर एकदम से कम ना हो जाए। बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो सोशल लाइफ है वो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक माध्यम है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां पे आपका सिटिंग जॉब है, तो यू विल टेक ए ब्रेक आफ्टर 60 to 90 मिनट्स। 60 से 90 मिनट काम करने के बाद अपने आप को ब्रेक देनी है, और जैसे कहते हैं ना, जिंदगी जीनी है, भंगड़ा डालना है। तो उसमें ये नहीं है कि सारा दिन बैठे रहो, यार मैं तो थक गया, मैं तो उब गया, ऐसा कुछ नहीं है। 60 to 90 मिनट के बाद अपने आप को 2-4 मिनट की ब्रेक देंगे, आप अपनी टांगों को हिलाते रहेंगे, उठ के पानी पी के आएंगे, फिर अपना काम करेंगे। यू विल हैव ए स्नैक ब्रेक आल्सो। और सोशल लाइफ में मान लो आप 5 बजे फ्री हो रहे हैं शाम को, अपनी पर्सनल लाइफ को ध्यान में रखते हुए अपनी फैमिली कम्स फर्स्ट। तो आपने अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुशी के पल साझे करने हैं, माता पिता को मिलते हुए अपनी कमरे में तरफ जाना है, वीकेंड्स पे बीवी बच्चों को घुमा के लाना है, और साथ में किसी भी पार्क में, अगर आपने डेली की रूटीन बना रखी है 10-15 मिनट की, तो ये मान लीजिए कि आपका 1 घंटा बच गया वीकेंड पे, तो वो 1 घंटा आपने वीकेंड पे यूज करना है। मतलब मेरे को आपके टोटल 120 से लेके 200 मिनट चाहिए पर वीक। और मैं ये चाहता हूँ कि वो लास्ट वाला जो हफ्ता है, वह संडे जो है आपका, सैटरडे इवनिंग जो है, वो आप मेरे को अपनी फैमिली के साथ 60 मिनट दे दो, मेरा काम चल जाए।
आ रही है, आपका HbA1c 6.5 है या उसके नजदीक है, आपकी खाली पेट की शुगर जो है फिंगर टिप से 120 से 130 के बीच आ रही है, रैंडम शुगर 200 आ रही है, तो आपने कम से कम 3 महीने में एक बार अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है। लेकिन अगर आपकी शुगर फ्लक्चुएटिंग है, आपकी शुगर काबू नहीं आ रही है, तो आपको डेली जाना पड़ रहा है, हफ्ते में एक बार जाना पड़ रहा है, तो दैट डिपेंड्स एट व्हाट लेवल योर शुगर इज गेटिंग कंट्रोल। जो मेडिकल गाइडलाइंस है उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने डॉक्टर्स के कम 1 महीने में एक बार जरूर मिलिए, अगर आपकी शुगर काबू भी है या नहीं भी काबू है, 1 महीने में एक बार। अगर आपकी शुगर बढ़िया काबू आ रही है, और अगर आपको लगता है मेरी शुगर काबू नहीं है, आज 40 आ गई है, सुबह खाली पेट की कम हो गई है, कल 300 जा रही है, देर मस्ट बी सम कॉज, उसके लिए जल्दी जल्दी जाना है टिल द टाइम आपकी शुगर स्टेबलाइज नहीं होगी। कई बार होता है कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको पढ़ाई में से टाइम नहीं मिलता, लेकिन शुगर बहुत अच्छी काबू आ रही है। कुछ ऐसे बहुत बंदे ऐसे रहते हैं, वो समझदार लोग अपनी शुगर को अच्छा काबू में रखते हैं। उन हालात में भी आपने 2 से 3 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि कुछ टेस्ट है जो आपके ईयरली बेसिस पे होने हैं, जैसे आई एग्जामिनेशन। लेकिन आपका HbA1c कम से कम 4 महीने के बाद रिपीट होना है, और आपका यूरिन कंप्लीट जो है वो 6 महीने के बाद रिपीट होना है, आपका कोलेस्ट्रॉल 6 महीने के बाद रिपीट होना है। इस आधार पे आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। Thank you, sir. There was a much needed gap between patients and doctors that you have bridged it today. Patients often need time to understand about their diabetes, their disease, and their management. And you have explained it really very well and in a patient-friendly way, to be specific. डॉक्टर राहुल, So, एक बात मैं अभी और शेयर करता हूँ, बिकॉज वी आर ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म। बड़े सारे डॉक्टर्स, जो डॉक्टर अपने पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, एक बार दवाई लेके वही खाने लग जाते हैं, 3 महीने 6 महीने साल खाते रहेंगे, और उसके बाद जब आते नहीं है दिखाने के लिए, तो सर आपने तो दवाई लगाई थी, आपने पक्की गोली लगा दी। मैंने शुगर पे एक किताब भी लिखी है जिसमें हमने एक पूरा चैप्टर लिखा है पक्की गोली। ऐसा कुछ नहीं होता, शुगर की कोई भी दवा पक्की गोली नहीं होती कि डॉक्टर साहब ने लिख दी और आप खाने लग गए। शुगर आपके माइंड सेट के ऊपर, आपके शरीर के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने डिस्कस किया, फिजिकल एक्टिविटी, और डेली इसका पल पल लेवल चेंज होता है। अगर आपकी शुगर स्टेबल चल रही है, तो भी आपके बीटा सेल्स का वॉल्यूम रोजाना कम हो रहा है, जहां से इंसुलिन निकल रही है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, आपने अपने जीवन शैली को ऐसा रखना है कि शुगर आप गोली से काबू आ रहा है, ठीक है चलने दीजिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टेबलेट्स दे स्टॉप वर्किंग आफ्टर 3 to 6 months, तो उनको डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी, आप 3 से 6 महीने लगातार खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला, आपका टेस्ट भी नहीं हुआ और शुगर अंदर से बढ़ना शुरू हो गया। इस बात को कृपया अपने ध्यान में रखिए कि शुगर की दवा को आपकी सेहत के हिसाब से टाइट्रेट करना पड़ता है, और फिर उसको काबू में लाना पड़ता है।